स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 टर्म 2 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर 3 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट एंड प्रैक्टिस पेपर 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं नीचे सारे ही प्रैक्टिस पेपर की मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो प्लेलिस्ट पे आप जाके जोन से भी सब्जेक्ट का आपको देखना है प्रैक्टिस पेपर वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, वी ऑल हैव हेयर्ड अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग बट वी आर पेइंग इनफ अटेंशन ऑन इट। ग्लोबल वार्मिंग refers to the increase of earth average temperature all across the globe because of our lifestyle। तो आपको ये पूरा ही पैसेज इस पे दे रखा है, ग्लोबल वार्मिंग पे दे रखा है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करो और आप इसको रीड आउट कर लो। ठीक है, रीड कर लो पूरा का पूरा। ठीक है, हम सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द डैश इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर। तो हमने अभी मैंने एक लाइन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द इंक्रीज ऑफ अर्थ एवरेज टेम्परेचर। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए? आपका इंक्रीज आना चाहिए। देखते हैं ऑप्शंस में है या नहीं। आपका ए ऑप्शन ही आपको गिवन है इंक्रीज, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है? हमारे लाइफस्टाइल की वजह से इंक्रीज हो रहा है अर्थ के एवरेज टेम्परेचर जो है उसका इंक्रीज हो रहा है, हम उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज। कौन कौन से कॉजेज हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग के? वेस्टेज ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यूजिंग ऑल्टरनेटिव एनर्जीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखो, अगर मैं आपको ऊपर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो इसमें लिखा है कि देयर आर सम रीजंस अबाउट ऑल्सो बिहाइंड द इंक्रीज ऑफ CO2 लेवल सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल। तो इस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस में दिख रहा है दैट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका रीज़न है। फॉसिल फ्यूल जब भी बर्न होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं? CO2 रिलीज़ करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हमारी हवा में, जिसमें हम सांस लेते हैं। तो उसमें क्या होता है? हीट जो है उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, ग्रीन हाउसेस जो गैस होती है वो ट्रैप हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका क्या है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इस अकॉर्डिंग कौन सा आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 आपका है, मिथेन भी आपका है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आपका है, और डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, उसे ऑक्सीजन कहते हैं ना, तो वो हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, कि कौन कौन से इफेक्ट्स देता है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, इंक्रीज इन द सी वाटर लेवल, सी बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऊपर क्या आप देखो, ऊपर आपने पैसेज पढ़ लिया होगा अब तक। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ द आर्टिक लैंड आइस एंड द ग्लेशियर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेल्टिंग ग्लेशियर्स आर कॉजिंग द राइज ऑफ द सी लेवल। दोनों ही बात की गई है, ए पॉइंट भी बात की गई है और बी पॉइंट भी इसमें बोला गया है। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? सी, दैट बोथ ए एंड बी। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, इसका एक और क्वेश्चन है हमारा। ओके, हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन। वन ऑफ द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज। आप कौन से स्टेप्स ले सकते हो जिसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है हम उसको रिड्यूस कर सकें? रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकिल, बाय इनफ एफिशिएंट अप्लायंसेस, टर्न ऑफ द लाइट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमें लाइट्स फालतू में जला के नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। हमें एफिशिएंट अप्लायंसेस का ही यूज़ करना चाहिए, और हमें चीज़ों, जितनी भी चीज़ें हैं आलतू फालतू चीज़ें, हमें उसका जो हमारे यूज़ की नहीं है उसको रिड्यूस कर दो, रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, राइट। तो ये आपको करना है। तो दैट मीन्स इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड द वेज एम्प्लॉयमेंट। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है किसमें? एंटरप्रेन्योरशिप में और वेज एम्प्लॉयमेंट में। चलिए हम डिफरेंस देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, दे फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर द कम्युनिटी
प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो क्या करते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। लेकिन वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, हमारे एक जॉब की तरह होती है। आपको एक पर्टिकुलर जॉब दे दिया जाता है, वो ही आप उसके लिए ही आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, आपको उसी को कंप्लीट करना होता है। अगर नहीं करते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना पड़ता, इंस्टेड दे वर्क एज अ गाइड, कि उन्हें जितना वर्क बोला जाए उनको उतना करना है। द जॉब डन बाय द पर्सन इज डिसाइडेड बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जॉब जो है एक पर्सन डिसाइड करता है, डन बाय द पर्सन इज डिसाइडेड बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और इसमें क्या होता है, जॉब हमारी प्री डिफाइंड होती है, फिक्स्ड होती है, हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंगली, हमें उस अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है। नेक्स्ट दे रखा है, दे यूज इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी टू अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स। ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, इनोवेशंस होती है, क्रिएटिविटीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या हो कि क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो। लेकिन वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वो उतने ही वर्क के रिस्पॉन्सिबल होता है जितना उनको दिया जाता है कि आपको यही वर्क करना है। अगर रिक्वायर्ड होता है कि आपको अट्रैक्ट करना है क्लाइंट्स का, वो तभी वो वर्क करते हैं, राइट। इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वेटिंग ऑफ द सॉइल एंड एक्सप्लेन द 3 R's। 3 R's कौन कौन से होते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मेटिंग ऑफ द सॉइल आखिर क्या होता है। Matting is a process of covering the soil with the biodegradable materials that include straws, coconut fiber, wooden chips, etc. तो मैटिंग क्या होता है कि सॉइल जो होता है उसको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, जिसके अंदर आता है आपका स्ट्रॉस, कोकोनट फाइबर्स, वुडन चिप्स एक्सेट्रा। These are held with the biodegradable netting made from the cocoa coir. It is like कवरिंग द सॉइल विद द बायोडिग्रेडेबल कार्पेट। मतलब आप बोल सकते हो सिंपली, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बोलना, एक लाइन में अगर पूछा जाता है तो आप बोल सकते हो कि आप सॉइल को क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो बायोडिग्रेडेबल कार्पेट से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें 3R पूछा गया है। 3R क्या है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हो तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लाइन्स लर्न करनी है, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, रिड्यूस इट मीन्स बाइंग ओनली असेंशियल थिंग्स, आपको बाय करनी चाहिए, आपको नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन जो है वो रिड्यूस कर देना चाहिए। रिसाइकिल, आपको ओल्ड आइटम्स जो होते हैं उनको प्रोसेसिंग करनी है आपको, मतलब उससे कोई न्यू आइटम बनाओ, क्रिएट करो। रीयूज़, कि आप यूजिंग सेम ऑब्जेक्ट ओवर एंड ओवर अगेन, आप उसको रीयूज़ करो, किसी ना किसी डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको रिसाइकिल कर सकते हो, रिकम्पोजिशन कर सकते हो, या फिर उसको थ्रो करने से पहले आपको क्या करना है, उसको बहुत ही अच्छे से उसको यूज़ कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर विल यूज़ द स्प्लिट स्क्रीन फीचर इन द स्प्रेडशीट। अब तक आपके 3 क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, राइट। अब आ जाते हैं हम स्प्रेडशीट वाले क्वेश्चन पे। स्प्रेडशीट पे आपको क्या लिखने हैं कि आप कैसे स्प्लिट स्क्रीन फीचर्स का आप यूज़ करते हो, कहाँ पे आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है, तो इफ़ वी हैव अ लार्ज शीट, अगर आपके पास क्या है, एक बहुत बड़ी शीट है, वन हैज़ अ सेल हैज़ अ नंबर इन इट, एक सेल पे क्या है, नंबर्स रिटर्न है, विच इज़ यूज बाय द 3 फॉर्मूलाज इन द अदर सेल्स। अदर सेल्स में 3 फॉर्मूला की वजह से यूज़ किया गया है, विच इज़ यूज बाय द, उस एक सेल को, उन नंबर्स को यूज़ किया गया है अदर सेल्स में, यूज बाय द 3 फॉर्मूलाज। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। यूजिंग द स्प्लिट स्क्रीन टेक्निक आपका यूज़ करोगे, सो वी कैन पोजीशन द सेल कंटेनिंग द नंबर ऑफ वन सेक्शन एंड ईच ऑफ द सेल्स विद द फॉर्मूला इन द अदर सेक्शंस, देन we can change the number in the cell and watch how it affects each of the formula। तो जैसे जैसे हम नंबर को चेंज करेंगे आपको इफेक्ट दिखेगा अदर स्लाइड्स में कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है, आप उसको देख सकते हो, उस फॉर्मूलाज को देख सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन अगर आपको और सिंपल इसमें लिखना हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखो 4th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 5th है हमारा, हाउ विल यू प्रिंट हैंडआउट्स फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन, आप कैसे प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट, और मैं आपको गिवन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मास्टर व्यू पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ओके, प्रिंट, इसमें आपको सिंपली यही बताना है कि आप कैसे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले आपको जाना है फाइल पे, फिर आपको जाना है प्रिंट ऑप्शन पे, फिर एक प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, फिर आपको उसमें से हैंड आउट ऑप्शन जो है उसमें चूज़ कर लेना है, फिर जितनी साइज स्लाइड्स को आपको प्रिंट करना है वो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, फिर आप प्रिंट ऑप्शन पे, प्रिंट बटन होगा आपका वहाँ पे लिखा हुआ, तो आप उसको क्लिक कर दोगे। ठीक है,
प्रैक्टिकल जब आपने करा होगा तो आपको ये सब अच्छे से सिखाया गया होगा। प्रैक्टिकल क्यों किया जाता है, आखिर क्यों करवाया जाता है, जिससे आपको वो स्टेप्स अच्छे से याद रहें, राइट, कि एग्जाम्स में अगर स्टेप्स पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से कर सको। ठीक है, तो आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छे से पता होंगे। नेक्स्ट है आपका मास्टर व्यू। क्या होता है मास्टर व्यू में? स्लाइड व्यू, हैंड आउट व्यूज, नोट्स व्यू, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। दे आर द मेन स्लाइड दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंटेशंस। ये मेन स्लाइड होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू प्रेजेंटेशंस इंक्लूडेड होते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट इफेक्ट्स, प्लेस होल्ड साइज एंड द पोजीशंस, ये सब क्या होते हैं, ये सारी इंक्लूड होती हैं। ये की बेनिफिट क्या है मास्टर व्यू पे वर्क करने का? इज़ दैट स्लाइड व्यू, नोट मास्टर, स्लाइड मास्टर, नोट मास्टर और हैंड आउट मास्टर, आप इसको यूनिवर्सली इस पर स्टाइल कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो एवरी स्लाइड में। नोट पेज और हैंड आउट भी इस प्रेजेंटेशन में क्या होता है, इंक्लूड होता है, इंक्लूड आप कर सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है मास्टर व्यू को यूज़ करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाट आर द फंक्शन, एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट ऑफ द फंक्शंस। देखो फंक्शंस आपको पता है बहुत क्लियरली क्या क्या होते हैं। देखो अगर मैं फंक्शंस की बात करती हूँ तो फंक्शंस क्या होते हैं आपके? प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं जो कि कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं, कुछ स्पेसिफाइज वैल्यूज़, आर्ग्यूमेंट्स को करते हैं, और दो पार्ट होते हैं फंक्शंस के, आर्ग्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रही इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि फंक्शंस आखिर होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आउटपुट की बात करती हूँ, इसका आउटपुट क्या है? देखो सबसे पहले हम एक बार फंक्शन का ही क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं एक बार पढ़ा देती हूँ, आखिर आंसर में लिखा क्या है। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन बाय द स्पेसिफिक वैल्यूज एंड द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, दो तरह का होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है और स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स में क्या इंक्लूड क्या होते हैं? नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यूज, रेंज और सेल रेंज इंक्लूड होता है, जिससे वैल्यू जो है पास्ड होती है फंक्शन में, टू द फंक्शन में। ठीक है, स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन नेम से क्या होता है, वो बिगेन होता है फॉलोड बाय द ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो अगर आपको फंक्शन स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले आपको क्या साइन लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू का साइन लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले फंक्शन का नेम ही आता है। इतना क्लियर है? ओके, अब हम देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट और वाला क्वेश्चन था। और वाले में हमारा पहला था कि एवरेज A1 एंड A5 क्या होता है, कि हमें एवरेज फाइंड आउट करना है प्रेजेंट इन द सेल दैट इज A1 टू A5 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है? नेक्स्ट आपको दे रखा है कि काउंट B3, H3, 5 एंड 8। तो ये क्या करता है काउंट? इट विल गिव्स द नंबर्स ऑफ द न्यूमेरिकल एंट्रीज। ठीक है, वो काउंट करनी होती हैं न्यूमेरिकल एंट्रीज दैट इज B3 टू H2 और 2 मोर विल बी एडेड टू दैट नंबर। आप उसमें 2 और ऐड कर सकते हो। सब में अगर बात करें तो वही आपका रिटर्न क्या आएगा, आउटपुट 10 आएगा। और ट्रू की अगर मैं बात करूँ तो आप 1 लोगे, 2 + 3 + 4 + 1 दैट इज 10। ठीक है, तो सिर्फ आपको सम कर देना है। ये आउटपुट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा फंक्शंस को। ओके, नेक्स्ट इज द कस्टम लिस्ट। राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ कस्टम लिस्ट। तो कस्टम लिस्ट आपको बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन XY चार्ट, एरिया चार्ट एंड द स्टॉक चार्ट। स्टॉक चार्ट क्या होता है? स्टॉक आपका स्टॉक चार्ट 1, स्टॉक चार्ट 2, स्टॉक चार्ट 3 ये होता है ना। और अगर मैं एरिया चार्ट की बात करूँ तो 2D, 3D ये सब होते हैं। ठीक है, डीप। और अगर मैं XY चार्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें क्या क्या आ जाता है, आपके आ जाते हैं पॉइंट्स ओनली, पॉइंट्स एंड लाइंस, लाइंस ओनली और 3D लाइंस, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। आपको याद आ गया होगा जब मैंने बोला होगा। ठीक है, तो इसके आंसर हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं आंसर में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले तो आपको कस्टम लिस्ट ही बताना है कि आखिर क्या होता है। इफ़ वी हैव अ लिस्ट विच वी यूज़ देम वेरी ऑफन, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द होल लिस्ट एवरी टाइम वी नीड, जब भी हमें नीड हो, हमें होल लिस्ट को टाइप करने के इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर लेनी चाहिए। आप उसको बोलते हो कस्टम लिस्ट ऑफ द सॉर्ट लिस्ट। ठीक है, दिस लिस्ट कैन बी यूज बाय द ऑटो फिल फीचर्स ऑफ द कैलकुलेशन। आप क्या कर सकते हो, CALC कैल्स का आप ऑटो फिल फीचर आप यूज़ कर सकते हो। इसके स्टेप्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं, तो मैं स्टेप्स नहीं पढ़ा रही, इसके बहुत आसान स्टेप्स है। कस्टम लिस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। आई थिंक जो मैंने पहले प्रैक्टिस पेपर पढ़ाया है उसमें भी आपको कस्टम लिस्ट का एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा रिलेटेड टू इट, तो आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा था, XY चार्ट क्या होता है। XY और द स्कैटर चार्ट आप बोल सकते हो। शो द रिलेशनशिप अमंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज इन द सीरीज और द प्लॉट और टू ग्रुप ऑफ द नंबर्स एज अ वन सीरीज ऑफ XY कोऑर्डिनेट्स।
तो स्कैटर चार्ट क्या होता है, रिलेशनशिप दिखाता है अमंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो सीरीज़ में और प्लॉट्स में आपको दे रखी हो टू गिवन नंबर्स में, एज अ सीरीज़ में आपको गिवन हो एज अ वाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, कॉमनली ये किस लिए यूज़ किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर साइंटिफिक डाटास के लिए। इसके कुछ चार्ट्स भी होते हैं, सब टाइप्स भी होते हैं, पॉइंट्स ओनली, पॉइंट्स एंड लाइंस, लाइंस ओनली एंड 3D लाइंस। ठीक है, यही मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, क्योंकि ये मुझे भी बहुत अच्छे से याद है। एरिया चार्ट क्या होता है, एरिया चार्ट एम्फोसाइज करता है ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंजेस ओवर द टाइम, जैसे जैसे चेंजेस होते रहते हैं उसमें एम्फोसाइज करता है। द एरिया चार्ट हैव द फॉलोइंग सब टाइप होते हैं, डीप स्केट, परसेंटेज स्केट एंड इन बोथ 2D एंड 3D। ठीक है, स्कैटर्ड ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ 2D और 3D। स्टॉक चार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ स्टॉक चार्ट 1 2 3 4। ठीक है, मतलब डाटा ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्कशीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा अरेंज इन द कॉलम और रो इन द स्पेसिफिक ऑर्डर इन द वर्कशीट कैन बी प्लॉटेड इन द स्टॉक चार्ट। जैसे हम स्टॉक चार्ट में क्या कर सके, उसे प्लॉट कर सके, तो वो रोज और कॉलम्स में डाटा अच्छे से अरेंज होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देख लेते हैं, चलो अब आगे हमारा 8 क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर द इंडेंट्स, राइट अबाउट इट्स टाइप। और फिर उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द यूज ऑफ द बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स इन द टेबल। देखो टेबल का फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है, हमने प्रैक्टिस पेपर 2 में आई थिंक पढ़ा है टेबल्स के बारे में कि टेबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इंटेंट्स क्या होते हैं। स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस टू लीव बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट पेज मार्जिन इन द पैराग्राफ। जितना भी स्पेस जो है लीव करना होता है लेफ्ट और राइट पेज मार्जिन में, या फिर आप बोल सकते हो पैराग्राफ में, तो उसको आप बोलते हो इंटेंट्स। ठीक है, अब आ जाता है बिफोर टेक्स्ट। 3 तरह के होते हैं, बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट, और आपका एक और आ जाता है आई थिंक बिफोर लाइन, सॉरी बिफोर लाइन नहीं, फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बिफोर टेक्स्ट देखते हैं। बिफोर टेक्स्ट क्या होता है, इट allow you to enter the amount of the space that you want to indent the paragraph from the page margin। जितना भी आपको एंटर करना हो अमाउंट, कितना भी आप स्पेस देना चाहते हो तो उसको एंटर कर दो। ठीक है, इफ़ यू वांट द पैराग्राफ टू इंटेंट इन द पेज मार्जिन एंटर अ नेगेटिव नंबर। अगर आपको पैराग्राफ को इनटू द पेज मार्जिन में करना हो तो आपको नेगेटिव नंबर जो है एंटर करना है। लेफ्ट टू राइट लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट एज ऑफ द पैराग्राफ इज इंटेंडेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट पेज मार्जिन। ठीक है, राइट टू लेफ्ट की अगर बात करते हो तो राइट टू लेफ्ट। आफ्टर टेक्स्ट में भी सिंपली यही है, वो लेफ्ट टू राइट हो जाता है आपका और राइट टू लेफ्ट हो जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, आप पूरा पढ़ लो आसानी से, ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में भी दे रखा है आपको सेम चीज़। ठीक है, ये तीनों टाइप्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं ये 3 पॉइंट्स मैं छोड़ रही हूँ आपके ऊपर कि आप अच्छे से पढ़ लोगे, बिकॉज आपने चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था टेबल्स। टेबल्स आर फॉर्मेटेड टू मेक इट्स लुक मोर प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव टू। आप टेबल्स को फॉर्मेट इसलिए करते हो जिससे वो प्रेजेंटेबल लगे और अट्रैक्टिव भी लगे। तो डाटा इन द टेबल्स लुक बेटर विद द यूज़ ऑफ द बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स। अगर आप यूज़ करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो अब उसके स्टेप्स लिख देना आपको कैसे कैसे आप यूज़ करते हो। आपको जाना है टेबल पे जाना है, फिर टेबल की प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। टेबल प्रॉपर्टीज़ का आइकन आता है टेबल टूल बार में, वहाँ पे जाना है, या फिर आप बोल सकते हो मेन्यू पे जाके टूल बार पे जाके। ये सबसे कॉमन मेथड होता है। ठीक है, फिर आपको बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, बॉर्डर टाइप में आप फिर सेल को फॉर्मेट कर दो। ठीक है, जितना भी आपको बॉर्डर लाइन अरेंजमेंट, बॉर्डर लाइन स्टाइल और द बॉर्डर लाइन कलर आपको चाहिए वो सब आप सेलेक्ट कर दो उसमें। ठीक है, फिर आप जाओगे टेबल बैकग्राउंड पे कि आपको बैकग्राउंड कैसे चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड का टाइप कैसा होना चाहिए, उसका कलर्स कैसे होने चाहिए, जिससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल लगे, तो वो आप इसके अंदर यूज़ कर लोगे। तो आपको क्लिक कर देना है फिर ओके बटन पे, और जैसे ही आपने जो जो चीज़ें फिल की होगी, जैसे कलर, जैसे बॉर्डर्स आपने फिल किया होगा, तो वो उन चीज़ों पे सिलेक्ट हो जाएगा, उस टेबल पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और मेरा फेसबुक पेज रणवीर शेफाली पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अब आईपी के आपके पूरे ही सारे ही प्रैक्टिस पेपर्स क्या ख़त्म हो चुके हैं आईटी के। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सारे ही प्रैक्टिस पेपर फिनिश हो चुके हैं। अब बचते हैं आपके एसएसटी के। कल मैं पोस्ट करूँगी एसएसटी का। ठीक है,
और साइंस का प्रैक्टिस पेपर 2 मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी मैंने पोस्ट कर दिया है, सारा ही मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। जल्द ही मैं क्लास 10th का भी सिलेबस स्टार्ट कर दूंगी, तो आपको 10th क्लास का कौन सा आपको सब्जेक्ट एंड कौन सा चैप्टर आपको पहले चाहिए जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता हो, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।